हेलो स्टूडेंट, दिस इज गीता प्रजापति। वेलकम टू एसएसटी क्लासेस। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ लेसन 6 के क्वेश्चन आंसर। जो लेसन 6 है उसका नाम है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको इस लेसन को डिस्क्राइब किया था। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी। सो स्टूडेंट, यूरोप में भारत में बनी मलमल, कैलिको, सिटज, कौनसा, बांडाना एवं जामदानी इत्यादि कपड़ों की भारी मांग थी, क्योंकि ये जितने भी कपड़े थे ये भारत में तैयार होते थे और यूरोप में भेजे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामदानी क्या है। जामदानी प्रायः सलेटी एवं सफ़ेद रंग की बारीक मलमल होता है जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं। इसकी बुनाई के लिए आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने कभी कभी साड़ियाँ देखी होंगी, उसमें सिल्वर कलर और गोल्डन कलर से उसके धागे यूज किए जाते हैं, कहते हैं सोने के तार से बनी हुई हैं। तो जामदानी में भी इसी तरह से धागे यूज किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांडाना क्या है। तो बांडाना शब्द का प्रयोग गले या सिर पर पहनने वाले किसी चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगरिया कौन होते हैं। अगरिया वह समुदाय होता है जो लोहे बनाने का कार्य किया करते हैं। यह लोग लोहे गलाने की कला में निपुण होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इसमें देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में प्रायः आते हैं ये। इनको ध्यान से आप अपनी कॉपी में करेंगे और लर्न भी कर लेंगे। अंग्रेजी का सिटंज शब्द हिंदी के छींट शब्द से निकला है। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान की तलवार बनी थी, कौन से स्टील से बनी थी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और मैंने भी हाफ ईयरली एग्जाम में दिया था आपको, फाइनल में भी जो पेपर बाहर से बन के आते हैं उसमें भी आपके ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो जो टीपू सुल्तान की तलवार थी वह वुड स्टील की बनी थी। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। भारत का कपड़ा निर्यात 19वीं सदी में गिरने लगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न कपड़ों के नामों से उनके इतिहास के बारे में क्या पता चलता है। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कपड़े हैं, उनके नेम दिए हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। मुस्लिन, मलमल, यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़े को सबसे पहले मौजूदा इराक के मौसूल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था, अतः वे बारीक कपड़े वाले सभी कपड़ों को मुस्लिन या मलमल कहने लगे। यानी कि जो बहुत बारीक कपड़ा होता था मलमल का, सॉफ्ट, उसे ये मुस्लिन कहने लगे। द नेक्स्ट वर्ड है सिटंज। सिटज यह हिंदी के छींट शब्द से निकला है। देन नेक्स्ट है बांडाना, यह शब्द हिंदी के बांधना से निकला है। देन नेक्स्ट कैलिको, मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए थे तो उन्होंने दक्षिणी पश्चिमी भारत में केरल के तट कालीकट पर डेरा डाला। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ों को भी ले गए जिन्हें वे कैलिको कहने लगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 7, इंग्लैंड के ऊन और रेशम उत्पादकों ने 18वीं सदी की शुरुआत में भारत से आयात होने वाले कपड़ों का विरोध क्यों किया। अब यहाँ पर देखते हैं, उस समय इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग के विकास की शुरुआत हुई थी। भारतीय वस्त्रों से प्रतियोगिता में अक्षम होने के कारण ब्रिटिश उत्पादक अपने देश में भारतीय वस्त्रों पर प्रतिबंध लगाकर अपने लिए बाजार सुनिश्चित करना चाहते थे। क्योंकि जो इंग्लैंड वासी थे वो क्या सोचते थे कि अब हमने अपने यहाँ पर कपड़ा बनाना शुरू कर दिया है तो वह भारतीय बाजारों पर जो भारतीय कपड़े थे उन पर प्रतिबंध लगाना चाहते थे। ब्रिटिश ऊन तथा रेशम उत्पादकों ने भारतीय वस्त्रों के आयात का विरोध करना शुरू कर दिया और सन 1720 में ब्रिटिश सरकार ने एक
कानून लगाकर छपाई वाले सूती कपड़े जो शिटंज कहे जाते थे इसके उपयोग पर भी रोक लगा दी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में कपास उद्योग के विकास से भारत के कपड़ा उत्पादकों पर किस तरह के प्रभाव पड़े? तो इसके उत्तर को देखते हैं। अब भारतीय कपड़ों को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। नंबर सेकंड, भारत से इंग्लैंड के कपड़ों को निर्यात मुश्किल हो जाता था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट, विदेशी बाजारों से भारतीय कपड़ों को बाहर कर दिया था और उनके एजेंटों द्वारा अब पेशगानी देना भी बंद कर दिया था, जिससे वहाँ के बुनकरों की जो हालत थी वह काफ़ी खराब हो गई थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी में भारत लौह प्रगलन उद्योग का पतन क्यों हुआ? 19वीं सदी के आते आते भारतीय लौह प्रगलन उद्योग का तेजी से पतन हुआ क्योंकि भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ साथ यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया था और भारतीय कारीगर द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया था। यानी कि भारतीय जो हथियार बनाते थे उनके स्थान पर इंग्लैंड से बने जो लोहे इस्पात यूज किए जाने लगे। देन नेक्स्ट, भारतीय वस्त्र उद्योग को अपनी शुरुआती सालों में किन किन समस्याओं से जूझना पड़ा? यानी कि जो इंडिया में सबसे पहले वस्त्र उद्योग उन्होंने अपनी शुरुआत किया तो उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो वह समस्याएं कौन कौन सी थी? इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था क्योंकि जो ब्रिटेन में था वहाँ पर क्या था, सस्ते कपड़े यूज किए जाते थे। उन्होंने उसका उत्पादन करना शुरू कर दिया था तो भारतीयों को उससे मुकाबला करना पड़ता था। सभी सरकारें अपने देश के औद्योगिकरण को प्रोत्साहित किया परंतु उपनिवेशिक सरकार द्वारा इस उद्योग के संरक्षण के लिए कोई सुरक्षा नहीं दी गई। भारतीय वस्त्रों का ब्रिटेन के उत्पादकों द्वारा विरोध होने लगा जिससे ब्रिटिश सरकार ने भारत के निर्यातित कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क लगा दिया। देन नेक्स्ट, पहले महायुद्ध के दौरान अपना स्टील उत्पादन बढ़ाने में टिस्को को किस प्रकार से मदद मिली या किस बात से मदद मिली? तो देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। सेकंड पॉइंट, विश्व युद्ध के इस दौर में ब्रिटेन द्वारा आयात होने वाले इस्पात में नाटकीय रूप से कमी आ गई। देन थर्ड पॉइंट, भारतीय रेलवे भी पटरियों की आपूर्ति के लिए टिस्को की ओर मुड़ा। देन नेक्स्ट, महायुद्ध के लंबा खींचते जाने के कारण टिस्को को युद्ध के लिए गोलों का खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम सौंप दिया गया। देन नेक्स्ट, सन 1919 तक यह स्थिति हो गई कि टिस्को द्वारा बनाए गए इस्पात का 90% भाग सरकार ही खरीद लेती थी। अब कुछ और प्रश्न उत्तर को देखते हैं। यहाँ पर कैलिको अधिनियम क्या है? तो कैलिको जो अधिनियम है वह 18वीं सदी के शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन और रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे और इस दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित किया जिसे कैलिको अधिनियम कहा गया। देन नेक्स्ट है, ब्रिटेन दुनिया का कारखाना क्यों कहा जाने लगा? सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन में 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। 1850 के दशक तक जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा, यही कारण है कि ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। देन नेक्स्ट, बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले कहाँ देखा गया? मौजूदा इराक के मोसुल शहर के अरब के व्यापारियों के पास जो बारीक कपड़ा था वह सबसे पहले देखा गया। इसी के आधार पर
वे बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन या मलमल कहने लगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब और किसने किया? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जॉन केने ने सन 1764 में किया। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने और कब किया? इससे क्या फायदा हुआ? तो सन 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया, जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बहुत ही कम कीमत पर तैयार किया जाने लगा। स्पिनिंग जेनी क्या है? तो जो स्पिनिंग जेनी होती है वह एक ऐसी मशीन होती है जिससे एक कामगार के साथ कई तकनीकियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियाँ घूमने लगती थी, यानी कि यह स्पिनिंग जो कपड़ा था उसको बुनने की एक मशीन टाइप की थी। बिजली व विद्युत चुंबक का आविष्कार किसने किया था? विद्युत व चुंबक का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। बुनकर कौन होते थे? बुनकर आमतौर पर पुअर बुनाई का काम करने वाले समुदाय के कारीगर ही होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे, उया मोमिन, दक्षिण भारत के साले व कैकोलार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए फेमस थे। औरंग शब्द के से क्या तात्पर्य है? औरंग फारसी भाषा में इसे औरंग जो शब्द था वह गोदाम के लिए यूज किया जाता है। वर्कशॉप के लिए भी इस शब्द का यूज किया जाता है। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के उत्पादन पर भारतीय कपड़ा उत्पाद पर क्या प्रभाव पड़े? इसके निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाजार में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। नंबर 2, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल हो जाता था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। और नंबर 3, यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट, विदेशी बाजारों से भारतीय कपड़ों को बाहर कर दिया गया था। उनके एजेंटों द्वारा पेशगानी देना भी बंद कर दिया था। प्रगलन भट्टियों में वुड स्टील किस तरह बनाया जाता था? इन भट्टियों में लोहे को कास्ट कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था। तापमान के जटिल उतार चढ़ाव को नियंत्रित करते हुए प्रागलक इस्पात की सिल्लियां तैयार कर लेते थे, जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, टीपू सुल्तान की तलवार इतनी खास क्यों थी? इसके निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त व पैनी थी कि वह दुश्मनों के लोह कवचों को भी आसानी से चीर सकती थी। सेकंड पॉइंट, टीपू सुल्तान की तलवार की मुठ पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी, जिनमें युद्ध की फतह के लिए संदेश दिए गए थे। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इस तलवार का यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाले वुटुस नामक स्टील से पैदा हुआ था जो भारत में बनाया जाता था। द नेक्स्ट पॉइंट, इस वुटुस स्टील की तलवार बहुत पैनी और लहरदार थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद में पहला कारखाना कब खुला? तो जो अहमदाबाद है उसमें पहला कारखाना सन 1861 में खुला था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित वुटेज स्टील निर्माण प्रक्रिया सन 19वीं सदी तक आते आते लुप्त क्यों हो गई? तो इसका कारण था क्योंकि भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ साथ यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया था और भारतीय कारीगर द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? तो सन 1854 में बम्बई में स्थापित हुई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगलन से क्या तात्पर्य है? जो प्रगलन है वह क्या होता है? तो इसको समझेंगे, चट्टान मिट्टी को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करने या धातु की बनी चीजों को पिघलाने की प्रक्रिया ही प्रगलन कहलाती है। द नेक्स्ट,
धोकनी क्या होती है? धोकनी हवा फेंकने वाला एक यंत्र होता है जिसको चलाकर कोयले की आग को हवा दी जाती है। देन नेक्स्ट, धातुमल क्या है? धातु को गलाने से पैदा होने वाला कचरा धातुमल कहलाता है। यानी कि धातु को क्या किया जाता है? आग में गर्म किया जाता है, उसे गलाया जाता है, उसके बाद जो कचरा होता है उसे धातुमल कहते हैं। देन नेक्स्ट है, चरखा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे में कब स्थान दिया गया? जब चरखा भारत की पहचान बन गया तब सन 1931 में उस तिरंगे के बीच वाली पट्टी में स्थान दिया गया। छिप्पीगार कौन थे? तो जो छिप्पीगार थे वे छापेदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों के थप्पे से छपाई करने वाले माहिर कारीगरों की जरूरत पड़ती थी। इन्हीं कारीगरों को छिप्पीगार कहा जाता था। बुनाई के लिए प्रसिद्ध समुदायों के नाम बताइए। तो कौन कौन से समुदाय थे जो बुनाई का कार्य करते थे? बंगाल के तांती बुनकर, उत्तर भारत के जुलाहा एवं मोमिन बुनकर, दक्षिण भारत के साले और कैकोलार बुनकर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक विश्व के औद्योगिक क्रांति के लिए कौन सी उद्योग जवाबदेही थी? तो इसके लिए वस्त्र एवं कपड़ा उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके हो गए हैं। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।